तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी आपको स्क्रीन का मसला आ रहा हो, जैसे कल हो रहा था, तो आपने फ़ौरन बताना है, ठीक है? मैं उसको दोबारा सेट कर दूँगा। आई थिंक इश्यू है शायद क्या कहते हैं, ज़ूम में या नेट का इश्यू था कल। चलो ठीक है। जी। जी, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेल्स टैक्स होता क्या है। अब जब आप क्या होते हैं, अमेज़न यूएसए में सेल कर रहे होते हो, ठीक है? तो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है जब आप सेल करते हो या बिज़नेस करते हो कोई भी, सो गवर्नमेंट आपसे वहाँ पे टैक्स चार्ज करती है। अभी जो अमेज़न की मार्केट्स हैं, तो हर मार्केट का टैक्स के हवाले से थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में यूएसए और यूके में मेन कि यहाँ पे क्या होता है कि ये टैक्स यहाँ पे किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, जो आज का लेक्चर है इसमें जस्ट मैं आपको सेल्स टैक्स का इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नो हाउ हो कि ये किस क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करती है। बाकी अगर आप एज ए वीए काम करते हो या आप बिजनेस करते हो और किसी वीए को हायर करते हो, तो ये जो काम है ये वीए का नहीं होता, ठीक है? ये टैक्स का काम होता है। ये आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है और वो आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करता है कि किस तरीके से आपने टैक्स को पे करना है। क्योंकि अब जो यूएसए है बेसिकली उसमें बहुत से स्टेट्स हैं और हर स्टेट का टैक्स के हवाले से डिफरेंट रूल है। तो अब हर स्टेट का जो रूल है वो मतलब याद करना किसी भी हम जैसे एज ए वीए काम करते हैं तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये प्रोफेशनल बंदा जो अकाउंटेंट काम करता है तो उसके लिए होता है कि वो डिफरेंट ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपका टैक्स भी डिक्रीज करवा देते हैं, ठीक है? उनके पास डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं, डिफरेंट तरीके से वो, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको सब चीज़ों का पता होता है, तो वो आपके टैक्स भी रिड्यूस करवा देते हैं और प्रॉपरली आपके टैक्स को पे भी करवा देते हैं, ठीक है? अभी होगा क्या कि टैक्स जब आप यूएसए में काम करते हो तो जो भी होलसेलर है या ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, ठीक है, वो आपसे क्या कहेगा, वो आपको कहेगा कि आप उसको सेल स्टेट परमिट ऑफ सेल टैक्स, ठीक है, ये होता है, वो आप उनको प्रोवाइड करो। अब ये क्या होगा, ये आप जब अपनी कंपनी को करवाते हो ना रजिस्टर्ड, ठीक है, तो वहाँ पे उसी स्टेट में फिर आप टैक्स भी करवाते हो रजिस्टर्ड। तो जब आप टैक्स रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, यू आर सेलिंग इट रिक्वायर्ड टैक्स आईडी। अच्छा, सेल्स टैक्स परमिट के लिए क्या होता है कि आप जब करवाते हो इसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड, तो उसमें ये होता है कि आपको टैक्स आईडी, ठीक है, मिलती है। तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है, जो भी जहाँ से आप अकाउंट बनवाओगे और कंपनी रजिस्टर करवाओगे, जिस भी आप बंदे को हायर करोगे इस काम के लिए, तो वो आपको सेल टैक्स भी मतलब करके देगा। और जो भी इस यहाँ पे सेल परमिट और रीसेल सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपको वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो सेल परमिशन में क्या होता है कि ये टैक्स आईडी होती है, ठीक है, और इसको जब आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए क्या होता है, आप उनको ऑनलाइन आईटीआईएन नंबर और एसएसएन नंबर जो भी होता है ये आप उनको प्रोवाइड करते हो, ठीक है? और दूसरा होता है रीसेल सर्टिफिकेट। रीसेल सर्टिफिकेट ये होता है कि जब आप किसी से चीज़ बाय करते हो ब्रांड या होलसेलर से, तो वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है। अब आप उसे कहते हो कि मैं जो आपसे चीज़ें बाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं इस प्रोडक्ट की एंड कंज्यूमर नहीं हूँ, ठीक है, एंड कंज्यूमर नहीं हूँ मैं, और जो है आप मुझसे टैक्स ना करें, बल्कि मैं खुद इसको रीसेल करूँगी और रीसेल करने के बाद मैं खुद क्या होगा कि टैक्स कैलकुलेट करूँगी। अभी अमेज़न ने अभी क्या किया हुआ है कि जो भी होलसेलर हैं या पीएल के जो भी मतलब क्या कहें उसके सेलर हैं अमेज़न के, अमेज़न खुद चार्ज करता है टैक्स कस्टमर से। आपको टैक्स कैलकुलेट करने या टैक्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? आपने जस्ट ये बताना होता है कि जो भी आपका होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उसको ये कहोगे कि मैं एंड कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं खुद कैलकुलेट कर लूँगी। और आपके बिहाफ पे क्या होगा, फिर अमेज़न जो है वो टैक्स जो को कैलकुलेट कर रहा होता है, ठीक है? तो सेल्स टैक्स परमिट मतलब ये होता है कि आपकी टैक्स आईडी होती है कि आप टैक्स रजिस्टर्ड हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, जिस स्टेट के आप
होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करेंगे तो वो आपसे ये मांगते हैं, ठीक है, आप उनको प्रोवाइड कर दो ताकि वो देख लें कि आप टैक्स रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि रीसेल सर्टिफिकेट आप उनको इसलिए प्रोवाइड करते हो कि आप उनको बता दो कि जो आप उनसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, आप उनके एंड कंज्यूमर नहीं हो, बल्कि आप इसको दोबारा सेल करोगे तो टैक्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि आप उनसे एक तो पता कर लेते हो, उनसे कंफर्म कर लेते हो कि वो आपसे चार्ज मतलब टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे। दूसरा जो होता है कि जब आप वो आपको इनवॉइस बना के देते हैं तो वो इनवॉइस में मेंशन करते हैं कि वो आपसे मतलब ये चीज़ें हैं, ये टैक्स इंक्लूडेड हैं, ये एक्सक्लूसिव हैं, तो वहाँ से भी आप कह सकते इसको कंफर्म कर लेते हो, ठीक है। तो ये सेल्फ टैक्स आईडी और ये होता है रीसेल सर्टिफिकेट, और इनमें दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब आप अप्लाई करते हो, क्या कहते हैं, परमिट के लिए, सेल्स टैक्स के परमिट के लिए अप्लाई करते हो। सो ये क्या होता है, आपके घर पे पहुंचता है, ठीक है। जो भी बंदा आप हायर करोगे वो जो भी एड्रेस है आपका यूएसए का यूज़ कर रहा होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर ये क्या होता है, ये पहुंच जाएगा आपका सेल परमिट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हर रूल्स ऑफ टैक्स एंड डिफरेंट स्टेट्स, हर स्टेट जो है उसके जो रूल्स ऑफ टैक्स हैं वो हर एक के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अभी डेलावेयर मेरे ख्याल में एक स्टेट है यूएसए में जहाँ पे टैक्स का मतलब कंपेयरिंग अदर स्टेट्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, या इस तरह से कुछ है वहाँ पे डेलावेयर में, ठीक है। सो ये आपको प्रॉपर गाइड कर देता है, जो बंदा आपका टैक्स कराता है ना रजिस्टर्ड, तो वो उसको सारा कुछ पता होता है कि कौन सी स्टेट के टैक्स ज़्यादा हैं, कौन सी स्टेट के टैक्स कम है। सो प्रॉपरली आपको वहाँ पे करवाता है रजिस्टर्ड, यहाँ पे टैक्स कम पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और हर स्टेट की जो टैक्स एग्जेम्पशन या रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है, रीसेल सर्टिफिकेट या टैक्स एग्जेम्पशन जो होती है वो हर स्टेट की क्या होती है, अपनी टेम्पलेट होती है और हर की डिफरेंट होती है, ठीक है। अभी होता क्या है यहाँ पे अब तक क्या हो रहा है कि पहले अमेजोन ये कुछ स्टेट में अमेजोन खुद जो है वो टैक्स चार्ज करता, आपसे कहता था कि आप खुद कलेक्ट करो और कलेक्ट करने के बाद पे करो, और कुछ में वो खुद कैलकुलेट करता था, खुद सारा कुछ इकट्ठा कर लेता था। लेकिन अभी ये है कि अभी तमाम मार्केट यूएस में जो है, तमाम स्टेट में अमेजोन जो है वो खुद टैक्स को कैलकुलेट करता है और टैक्स को इकट्ठा खुद कर रहा है। रीसेल सर्टिफिकेट हैज नो connection with brand, you need brand authorization letter to sell on Amazon। रीसेल सर्टिफिकेट के हवाले से ये कंफ्यूज नहीं होएगा कि आपके पास अगर है तो आप गया कि अमेजोन को सेल कर सकते हो। रीसेल सर्टिफिकेट जस्ट आपको इसलिए होता है कि आप टैक्स के हवाले से अपने आप बचा सकें कि आप टैक्स जो है वो अपने होलसेलर या ब्रांड को टैक्स पे नहीं करोगे। बाकी अगर अमेजोन के ऊपर सेल करना है तो उसके लिए आपको ब्रांड का, जो भी ब्रांड है जिसका भी आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, उसका ऑथराइजेशन लेटर होता है जो कि आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। ब्रांड्स टू अवॉइड दिस कैन बी फाउंड ऑन गूगल एंड फेसबुक। अच्छा, उसके बाद क्या है, कुछ ब्रांड इस तरीके से होंगे कि वो आपको मतलब आपने एक कैलिफोर्निया में फर्ज करें अपनी कंपनी को करवाया हुआ रजिस्टर्ड, अभी वो डेलावेयर में बैठे हैं या किसी और स्टेट में बैठे हैं, तो क्या होगा कि वो, ये होता नहीं है लेकिन कुछ केसेस में होता है कि ब्रांड कहता है कि जिस ब्रांड में जिस स्टेट में ब्रांड रजिस्टर्ड है, मतलब आप रजिस्टर्ड हो कैलिफोर्निया में, ब्रांड बैठा है डेलावेयर में, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सो ब्रांड कहेगा कि मुझे जो रीसेल सर्टिफिकेट है ना या टैक्स एग्जेम्पशन है वो मुझे आप डेलावेयर की दो, उस स्टेट की जिसमें ब्रांड खुद रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपने कंपनी और एलएलसी करवाई हुई रजिस्टर्ड, और टैक्स जो आपने करवाया था अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड वो करवाया था आपने कैलिफोर्निया में, तो टैक्स एग्जेम्पशन भी आपके पास जो होगी वो कैलिफोर्निया की ही होगी। अभी ब्रांड कह रहा है आपको कि आपको वो उसको दूसरी डेलावेयर जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है उसकी दो, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट आप ब्रांड से ले रहे हो, ठीक है, ब्रांड से जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो इतने वायबल हैं कि आप अगर उसकी स्टेट में जाके दोबारा मतलब क्या कहते हैं टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएं और टैक्स एग्जेम्पशन लें, आप जो जो भी कॉस्ट आएगी डिपेंड करता है स्टेट के स्टेट टू स्टेट। सो आपने ये मेक श्योर करना है कि ब्रांड जो है वो इतना वर्थी है कि अगर आप उसकी स्टेट में जाके कराते हो तो आपको इतना प्रॉफिट इतना सेल वो दे, तो ये डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, और आपने ये लाजमी मेक श्योर करना है कि उसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हों कि आप इतनी हैजल उठाएं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, टैक्स जार। टैक्स चार्ज ये बेसिकली तब यूज़ होता था और अभी मतलब कहीं कहीं पे जहाँ पे अमेजोन यहाँ पे तो कर रहा है, क्या कहते हैं यूएसए में, लेकिन अगर कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पे अमेजोन चार्ज नहीं करता और आपसे कहता है कि खुद चार्ज करो, तो ये क्या होता है, ये टैक्स जार एक वेबसाइट है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आप इसको लॉगिन करोगे और क्या क्या है कि इसको जैसे एक टूल बाय करते हैं वैसे ये प्रोसीड करता है,
आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, अपने सारे इन्फॉर्मेशन इसमें डाल देंगे अकाउंट के साथ, और इनकी सपोर्ट से आप बात कर लेंगे तो वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपने टैक्स जार को यूज़ करना है। तो ये क्या होगा कि आपको हर मंथ के एंड पे अपडेट करता है कि आपकी कितनी सेल है, आपका कितना टैक्स है, आपने किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट या किस मार्केट में आपका कितना टैक्स बन रहा है जो आपने मतलब इकट्ठा करना है और आगे पे करना है। ठीक है, तो गूगल पे जाके आपने जस्ट लिखना है इसको, टैक्स जार। आपको तो स्क्रीन नजर आ रही है अभी गूगल की? स्क्रीन ही नजर आ रही है। ये एप्लीकेशन है, ठीक है, नहीं नजर आ रही है। नजर नहीं आ रही है? अच्छा ओके, एक मिनट, क्या इशू है? अब आ रही है। जी, ये taxjar.com ये वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर आप लॉगिन करोगे और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। आप इनसे पहले क्या है कि कम्युनिकेट कर लेंगे आप इनसे, ठीक है। आप इनसे डिटेल में कम्युनिकेट कर लेंगे कि ये एप्लीकेशन की किस तरह काम करेगी, क्या क्या चीज़ें इसके साथ इंटीग्रेट हो सकती हैं, तो वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे, ठीक है। वीडियो बनाकर जो भी उनके पास होती है सोल्यूशन ऑनलाइन आकर, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और सब कुछ आपका इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको ये हर मंथ के एंड पे बता देता है कि आपने क्या है, किस स्टेट के अंदर कहाँ पे जाके आपने कितना टैक्स, जहाँ पे अमेजोन कलेक्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आपने किस तरीके से टैक्स को कितना बन रहा है और आपने वहाँ पे पे करना है, ठीक है। बाकी तो इस वेबसाइट को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ जगह में क्या होता है कि जैसे आपका टैक्स एग्जेम्पशन है, ठीक है, तो अगर आपको फॉर्म उसका खुद फिल करना पड़ता है टैक्स एग्जेम्पशन का, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आपने फिल करते वक्त ये ख्याल करना है कि जो फॉर्म होगा ना उसमें जो सेलर लिखा होगा टैक्स एग्जेम्पशन के एंड पे, कभी कभी ये होता है कि आपको जो आपका होल सेलर है, ब्रांड है, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा, उनकी वेबसाइट के ऊपर लिंक होगा, ठीक है। क्यों क्या होता है ना कि कुछ जो ब्रांड्स होते हैं उनके वेबसाइट के ऊपर ही फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो वहाँ पे फॉर्म फिल करते हुए अभी आपको पीपीटी फाइल की स्क्रीन नज़र आ रही है? जी आ रही है। जी ठीक है, तो वो आपको वहीं पे लिंक उनका पड़ा होता है कि आप यहाँ से जाके तो टैक्स एग्जेम्पशन के एक सर्टिफिकेट को मतलब डाउनलोड करें, ठीक है, और फिल करके प्रोवाइड करें। सो वहाँ पे आपने क्या करना है कि जहाँ पे सेलर लिखा होगा, सो इस सिचुएशन में जब आप टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट को फिल कर रहे हैं तो जो सेलर होगा वो आपका सप्लायर होगा, जो आपको सप्लायर कर रहा है, चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आपका ब्रांड जो भी है, ठीक है। बायर आप होंगे और वहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद परमिट आईडी आपने उस फॉर्म के अंदर फिल करनी होती है, ठीक है। और सेलर टाइप, जो सेलर टाइप होगा वहाँ पे आपने रिटेलर लिखना है, ठीक है। रिटेलर लिखने के बाद आपने उसके ऊपर साइन करने हैं फॉर्म के ऊपर और उसको प्रोवाइड कर देना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक परमिट, ये कैलिफोर्निया का है, ठीक है, कैलिफोर्निया रीसेल सर्टिफिकेट। काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी। नहीं नजर आ रही। यहाँ पे इशू है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अभी आ रही है? हाँ एक जी। जी, कैलिफोर्निया रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आई होल्ड वैलिड सेलर परमिट नंबर, यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर पुट कर दोगे अपना, जो आपका सेलर परमिट नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, आई एम एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे आप बिजनेस जो भी आपका है डिटेलर आप वो पुट कर दोगे, बिजनेस ऑफ सेलिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ, आप प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप कर दोगे, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे, और आगे ब्रैकेट में लिखते हैं रिटेलर। और यहाँ पे क्या होगा कि आप अपना नेम कंपनी का जो भी आप वेंडर्स नेम, ठीक है। द सर्टिफिकेट इज फॉर द परचेज फ्रॉम, जिस भी जहाँ से भी आप इसको परचेज कर रहे हो, जिस भी कंपनी ब्रांड या होल सेलर आप इसको परचेज कर रहे हो, यहाँ पे आपने वो लिख देना है। यहाँ पे आप बिजनेस ऑफ सेलिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे आप जो भी होगा आपका प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है, वो पुट कर देंगे। और यहाँ पे अपना परमिट, सेलर परमिट पुट कर देंगे, जो भी आपका नंबर होता है इसके हवाले से वो पुट कर देंगे। यहाँ पे आके आप डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी टू परचेज फॉर रीसेल, जो प्रोडक्ट हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने कि आप ये प्रोडक्ट इनसे बाय करने जा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, परचेजर आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा। उसके बाद
एड्रेस आ जाएगा, आपका फ़ोन नंबर, टाइटल आपका, जो भी बंदा यहाँ पे साइन कर रहा हो, मतलब अगर आपका कोई क्लाइंट है और आप एज ए बीए काम कर रहे हो तो आप अपना नेम लिख के यहाँ पे लिख दोगे मैनेजर, ठीक है, इस तरीके से आप पुट कर दोगे, और डेट, जिस डेट को भी आप फिल कर रहे हो, तो ये फिल करने के बाद आपने उनको क्या करना है, उनको दोबारा सेंड कर देंगे। अगर आपके पास वो मांगते हैं क्या कहते हैं सेल्फ सर्टिफिकेट और आपके पास नहीं है और आप वो कहते हैं कि वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लें, तो आपने उनसे कहना है कि वो आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं जहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो ज़्यादा सिक्योर होगा कि आपको जो लिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसमें वो उनके क्राइटेरिया के मुताबिक की सारी चीज़ें होंगी जो उनको पहले पता होंगी, तो वो आपको वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो वो उस लिंक के हिसाब से फिर आपने उनको वो फॉर्म जो है वो फिल करके सेंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा उसके आगे क्या होगा कि कुछ होलसेलर होंगे, जब आप उनसे होलसेलर से कांटेक्ट कर रहे होंगे तो वो आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, ठीक है, मतलब वो आपसे ये रीसेल सर्टिफिकेट वगैरह ये चीज़ें नहीं मांगेंगे, वो जो आपको प्राइस प्रोवाइड करेंगे उसमें पहले से ही उन्होंने मतलब टैक्स वगैरह आपसे चार्ज नहीं किया होगा, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप वैसे ही मतलब रीसेलर हैं, ठीक है, सो आपने फिर भी उनसे मेक श्योर कर लेना कि उन्होंने आपसे कोई टैक्स वगैरह चार्ज नहीं किया, उन्होंने आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया, और क्योंकि आप रीसेलर हैं, ठीक है, और आपके एंड पे क्या होता है फिर अमेज़न जो है वो खुद कर लेते हैं। और दूसरी वही बात है कि कुछ होते हैं कि जो डिफरेंट स्टेट में होते हैं और आप डिफरेंट स्टेट में होते हो, सो वो तब आपने मेक श्योर करना है कि जहाँ जिस स्टेट में वो कह रहा है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उतने वायबल हैं कि अगर आप वहाँ पे टैक्स करवाते हो रजिस्ट्रेशन, सो आपको प्रोडक्ट जो हैं वो फर्दर फ़ायदा दें, लॉन्ग टर्म में चलने वाले हों, ऐसा ना हो कि उसमें सेलर जल्दी आ रहे हों, ठीक है, और उनकी जो सेल है वो कम हो रही हो, या सेल कॉन्स्टेंट हो और सेलर बढ़ रहे हों, तो ये है कि टाइम के साथ फिर आपकी जो पर हेड पे सेल है वो कम हो जाएगी। सो आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी है, और उसके बाद ये अगर आपको लगता है कि हाँ आप वहाँ पे करवाना चाहिए आपको, तो फिर आप वहाँ पे करवा लें, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि सेल वाई सेल एग्जाम्पशन इज़ नीडेड, तो हम जो ये करवाते हैं सेल टैक्स एग्जेम्पशन, ये मतलब क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अभी क्या होता है कि शुरू में ये होगा कि आपको, क्योंकि स्टार्टिंग है आपके बिजनेस की, सो आपकी सेल्स इतनी या हाई किस्म की नहीं होती, ठीक है, और आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी हाई नहीं होती, लेकिन ये कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, टाइम के साथ साथ आपका बिजनेस ग्रो करता है और आपकी जो मतलब आपकी परचेजिंग होती है वो भी, बजट आपका बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में आप 1000 USD 2000 USD स्टार्ट करते हो, ठीक है, मतलब कुछ ब्रांड पकड़ लिए, उनके प्रोडक्ट देख लिए जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो बेहतरीन सेल होने वाले हैं, वो आप ले लिए। अब आगे जाके क्या होता है कि आप 10,000 की भी ले रहे होते हैं, 20,000 USD की भी आप क्या क्या होता है आप ले रहे होते हो, तो वहाँ पे सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर आप 10,000 की लेते हो, क्या कहते हैं, इन्वेंट्री, और अगर सेल टैक्स एग्जेम्पशन आप नहीं लेते, आपके पास टैक्स एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो फ़र्ज़ करें अगर आपसे वो 6% चार्ज कर रहा है या 7% चार्ज कर रहा है, आपका जो सप्लायर है वो आपसे अगर 7% भी टैक्स चार्ज कर रहा है, तो 10,000 के ऊपर आपको $700 पैसे ही पड़ रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, और जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको 700 to 800 USD पे करने पड़ रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। सो शुरू में इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती सेल्स एक्सेप्शन की, लेकिन ये है कि आगे जाके जब बिजनेस ग्रोथ है तो वहाँ पे आपको बहुत रिक्वायर्ड है। सो बेहतर है कि स्टार्टिंग में इसको लेके चलें इस चीज़ को। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मुकम्मल होंगे तो ये है कि आपको तो एक तो ईज़ी होगा आपके लिए, क्या कहते हैं, ब्रांड से चीज़ें लेना, ब्रांड से उनके अकाउंट लेना ईज़ी होगा, क्योंकि वो सब माँगते हैं आपसे कि आपका रीसेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, आपका सेल परमिट प्रोवाइड करते हैं, आपकी जो कंपनी की रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें बिज़नेस के लिए, तो वहाँ पे आपका टैक्स सेल टैक्स जो है ना सर्टिफिकेट, रीसेल सर्टिफिकेट, वो लाज़मी होना चाहिए। तो ये आप जब जिस बंदे से आप कंपनी वगैरह जनरेट करवा रहे हो, तो वो आपको ये चीज़ें लाज़मी प्रोवाइड करता है, तो आपने उनसे मेक श्योर कर लेना कि वो आपको रीसेल सर्टिफिकेट भी, कंपनी का टैक्स भी करवा के देगा रजिस्टर्ड यूएसए में, और उसके अलावा आपको रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो भी अप्लाई करते हैं, और थोड़ा टाइम लगता है इसके ऊपर, लेकिन वे भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ सीन था यूएसए के अंदर, कि अगर यूएसए में काम कर रहे हो तो आपने रीसेल सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना है, और वो प्रोवाइड करके आप ना तो सप्लायर को प्रोवाइड करोगे क्या कहते हैं टैक्स, ठीक है, और जो एंड कंज्यूमर है आपने खुद कलेक्ट भी नहीं करना, वो आपके एंड पे जो अमेज़न है वो खुद कलेक्ट कर लेगा, ठीक है, और सारा इंतज़ाम अमेज़न कर लेगा। और ये टैक्स के हिसाब से अगर देखें तो यूएसए जो है वो बहुत ईज़ी है, ठीक है, जस्ट एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है तो वहाँ से आपकी जान छूट गई, और उसके बाद जो आगे कलेक्शन वाला हिसाब है तो वो अमेज़न खुद चार्ज कर रहा होता है। अभी अभी आप कभी यूएसए की मार्केट ओपन करें अमेज़न के ऊपर, और वहाँ के ऊपर अगर जाके आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें, तो वहाँ पे अगर प्राइस लगी हुई है $9, ठीक है,
तो अमेजोन जो एंड से चार्ज कर रहा होता है, जो कस्टमर चार्ज करता है वो 10 पॉइंट कुछ होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट और स्टेट, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा चार्ज जो आपकी प्राइस लगी होती है, कस्टमर जब बाय करता है तो वो एक्स्ट्रा बाय कर रहा होता है, वो टैक्स की वजह से होता है। अमेजोन उससे बाइंग करते वक्त ही उनसे टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं हर बंदे से, ठीक है। तो ये सीन था सारा कुछ कि आपने किस तरह करना है प्रोसीड टैक्स के हवाले से यूएसए में। इसके आगे आता है वैट। ये वीएटी जो होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये होता है यूके में, ठीक है। अभी ये थोड़ा आपने फोकस करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयरिंग यूएसए। वीएटी की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है कि आपने वीएटी रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया, आपने कंपनी करवा रही रजिस्टर्ड यूके में, ठीक है, और कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आपने क्या किया, वहाँ पे वीएटी रजिस्टर नहीं करवाया। दूसरी टाइप होती है वीएटी की कि ये 7.5% आपने वीएटी करवाया हुआ रजिस्टर्ड। तीसरी टाइप होती है कि आपने 20% किया हुआ है वीएटी रजिस्टर्ड, ठीक है। अभी जब यूके में आप काम कर रहे हो तो वीएटी के हवाले से आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि सबसे पहले क्या है, आप चेक करोगे कि आपकी रेफरल फ़ी कितनी है और एफबीए फ़ी कितनी है, ठीक है। अब ये किस तरह चेक करते हो आप, जब आप जाते हो अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर के अंदर, वहाँ पे यूके मार्केट सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन में बताया था। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन जब आप मतलब अपने प्रोडक्ट की कास्ट और सेलिंग प्राइस आप पुट करते हो, तो वहाँ पे ये होता है कि आपको जब कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे रेफरल फी भी आ रही होती है और एफपीए फी भी आ रही होती है, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट की जिसको आप मी टू करने जा रहे हैं उसका एसन को यूज़ करते हुए आपने एफपीए फी और रेफरल फी ये निकाल लेनी है, ठीक हो गया। आपने ये देख ली। उसके बाद सेलिंग प्राइस, कि किस प्राइस के ऊपर आपने जाके इसको सेल करना है अमेजोन के ऊपर। उसके बाद हो गई सोर्सिंग प्राइस। ये सोर्सिंग प्राइस जो है ये क्या होगी, जो कितने पे आपको आपका जो सप्लायर है वो दे रहे हैं, ठीक है। ये आपने चेक कर ली। उसके बाद आ गया कि फर्स्ट सिचुएशन कि आपका 0% वैट है, मतलब जो वैट है वो आपने रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। तो उस वक्त क्या होगा, सेलिंग प्राइस तो आपकी जैसी बात है 30 पाउंड ही है, ठीक है। लेकिन जब आपका वीएटी रजिस्टर्ड नहीं है, उस वक्त क्या होगा, अमेजोन आपसे वीएटी चार्ज करेगा। यूके में आपसे वीएटी सप्लायर भी चार्ज करता है और अमेजोन भी चार्ज करता है, ठीक है। जबकि यूएसए में क्या था, यूएसए में ये सीन था कि अमेजोन चार्ज कैलकुलेट करके आगे भेज देता है और आप जो सप्लायर है उसको भी कुछ पे नहीं करते। जब आपका वीएटी रजिस्टर्ड नहीं है यूके में, तो उस वक्त जो अमेजोन आपसे चार्ज कर रहा होगा वीएटी, वो चार्ज कर रहा होगा रेफरल फी और किसके ऊपर, एफबीए फी के ऊपर। यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। जब आपका वीएटी रजिस्टर्ड नहीं है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टैक्स ऑन एफबीए रेफरल फी, तो यहाँ मैंने पुट क्या किया हुआ है 2.01 और 0.16, ठीक है। ये 2.01 ये क्या है, एफबीए फी है, और रेफरल फी क्या है 0.16, और इसको मल्टीप्लाई मैंने किया हुआ है 20%। मतलब ये है कि जो भी एफबीए फी और रेफरल फी आपकी बनती है यूके में, तो उसका 20% अमेजोन आपसे चार्ज करता है एज ए वीएटी टैक्स, ठीक है, जब आपका वीएटी रजिस्टर्ड नहीं होता। और दूसरा टैक्स ऑन सोर्सिंग प्राइस, जब आपका क्या है, जो आपका सप्लायर है यूके में, जो भी आपकी सोर्सिंग प्राइस होगी, तो सोर्सिंग प्राइस के ऊपर वो भी आपसे चार्ज करा होगा 20% वीएटी, ठीक है। अभी एफ पी ए फी के ऊपर जो क्या कहते हैं वीएटी है, वो आपका बन रहा है 2.34, और जो सोर्सिंग प्राइस पे है वो आपका बन रहा है 2.24। तो टोटल मिला के जो आप टैक्स पे करोगे वो होगा 4.61 वीएटी पाउंड, ठीक है। ये आप उनको पे करोगे अमेजोन को, मतलब एट द एंड एचएमआरसी को आप पे कर रहे होंगे अपने अकाउंटेंट के थ्रू। जो आप बंदा आप एज अकाउंटेंट रखोगे तो उसके वो इस तरह पे कर रहा होगा आपके प्रॉफिट से, ठीक है। तो जब आपने ये कैलकुलेट करना है प्रॉफिट मार्जिन, तो उसमें आपने पहले तो मेक श्योर करना है कि आपकी वीएटी है या नहीं। अगर वीएटी नहीं है तो उसके हिसाब से फिर आपने इस फार्मूले को देखते हुए आपने क्या है कि अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि जो आप सेल करोगे और जो सोर्सिंग प्राइस है उसमें आपका इतना जो है वो टैक्स पे निकलेगा, और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो आपकी बचत होगी, ठीक है। तो 4.61। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि वीएटी आपने करवाया रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर करवाने के बाद क्या हुआ कि आपने 7.5% का वीएटी रजिस्टर करवाया। जब आपने ये रजिस्टर करवाया तो इसमें ये होगा कि अमेजोन जो है वो आपसे
फिर चार्ज करता है, फिर भी चार्ज करता है आपसे, लेकिन यहाँ पे आपसे अमेजोन चार्ज कर रहा होगा आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर। जब रजिस्टर्ड नहीं था उस वक्त अमेजोन चार्ज कर रहा था आपसे आपकी रेफरल फी के ऊपर। यहाँ पे मैंने क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, 30 मल्टीप्लाई 75, 0.75, ठीक है, 75%। तो ये आपसे चार्ज कर रहा है आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर अमेजोन। और जो आपका सोर्सिंग प्राइस सोर्सिंग ऊपर है वो उसी तरह होगा कि 20% आपका टैक्स होगा, क्या कहते हैं इसके ऊपर, सॉरी यहाँ पे आई थिंक 75 आएगा। यहाँ पे ना 12 मल्टीप्लाई क्या होगा 75, ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ चार्ज होगा ना आपको, क्योंकि आप 70% क्या हो वैट रजिस्टर्ड हो। तो यहाँ पे आपने 75 को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो टोटल निकल के आएगा वो आपका होगा कि आपने इतना पे करना है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये सेकंड नंबर में, ठीक है। थर्ड नंबर पे आया कि आपने 20% VAT करवाया हुआ रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे जब 20% आपका VAT रजिस्टर्ड है तो उस वक्त भी अमेजोन आपसे आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर चार्ज करेगा VAT 20%, ठीक है। जब आपने 7.5 का पे करवाया हुआ था VAT रजिस्टर्ड, तो वो आपसे ये कर रहा था 7.5% चार्ज कर रहा था। जब आपने 20% VAT रजिस्टर करवाया तो वो आपसे सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% VAT चार्ज करेगा अमेजोन। और उसके बाद जो आपकी सोर्सिंग प्राइस है उसके ऊपर भी 20% ही आपसे चार्ज किया जाएगा बाय योर सप्लायर। तो ये आपका टोटल टैक्स बनेगा 20% में, ये बनेगा आपका 7.5% में, और ये बनेगा आपका क्या कहते हैं जब आपका टैक्स VAT रजिस्टर्ड नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो आपका VAT चार्ज हो रहा है 20% के ऊपर। रिकमेंडेड ये है कि जब आप होल सेल कर रहे हो तो आप 20% ही करवाएं रजिस्टर्ड। उसकी वजह, जब आप 20% होते हो रजिस्टर्ड तो उस वक्त ये है कि आप HMRC से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। क्लेम किस तरह से कर सकते हो आप, जब आप टैक्स पे करने लगेंगे तो आपने जो इनवॉइसेस आपके सप्लायर आपको देगा यूके में, जो भी आपका ब्रांड है या सप्लायर है वो आपसे जब इनवॉइस पर आपको प्रोवाइड करेगा, आपने तमाम इनवॉइसेस जो हैं चाहे जहाँ भी आप काम कर रहे हो आपने वो सारी चीज़ें संभाल के रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप HMRC को जो आप अकाउंटर है उनको कहोगे कि भाई हम सप्लायर को भी प्रोवाइड कर चुके हैं VAT और अमेजोन को भी VAT क्या है प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अभी होगा क्या सीन, सीन ये होगा कि आपने अमेजोन को पे किया 6 पाउंड, आपने अमेजोन को पे किया VAT 2.24 आपने पे किया क्या कहते हैं सोर्सिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। जब आपका 20% VAT होगा ना रजिस्टर्ड, तो उस वक्त ये सीन होगा कि आप ये अमेजोन वाले 6 से आप माइनस कर लोगे 2.4, ठीक है। आपने उस वक्त ये आप मैनेज कर लेते होते हो। ये देखें FBA टैक्स मैनेज सोर्सिंग टैक्स, FBA टैक्स आपका कितना है 6 और सोर्सिंग टैक्स आपका है 2.24। सो 6 माइनस 2.24 तो ये आपका बनता है करीब कोई 3.6 या इस तरह कुछ बनता है, 3.76 बनेगा आपका, जो टोटल आपने पे करना होगा किसके ऊपर 20% जब आपका चार्ज है एंड आपका VAT रजिस्टर्ड है। तो आपका टैक्स जो कैलकुलेशन होती है एट द एंड वो इस तरीके से होती है कि आपने FBA टैक्स और माइनस कर देना उसमें से सोर्सिंग टैक्स जो आपने सप्लायर को प्रोवाइड किया होगा। जबकि जब आप 7.5 पे रजिस्टर्ड हो या आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप क्लेम नहीं कर सकते, फिर जो भी आपका टोटल बन रहा है 4.1 वो आपको पे करना होगा। जबकि यहाँ पे आपको कितना बन रहा है टोटल बना के, आप जब इनको आप माइनस करते हो तो आप 3 पॉइंट कुछ आपको पे करना पड़ता है। सो रिकमेंडेड ये है कि आप क्या कहते हैं यूके में 20% आप लाजमी करवाएं रजिस्टर्ड। तो ये एंड पे जाके आपको फिर काफ़ी इससे बचत होती है, ठीक है। उसके बाद जब आप अगर PL कर रहे हो या रैपिड लॉन्च कर रहे हो यूके के अंदर, तो वहाँ पे आप रिकमेंडेड है कि आप क्या है 7.5% वाला कर लें, क्या कहते हैं दूसरे नंबर वाला, ठीक है। ये VAT ये करवा लें रजिस्टर्ड। तो उसका ये होगा आपको जब ये VAT आप करवाते हो रजिस्टर्ड तो आपको कुछ नंबर्स मिलते हैं, जैसे EIN नंबर, इस तरीके से कुछ नंबर मिलते हैं जो कि आपका सप्लायर जो चाइना में बैठा है वो आपसे चार्ज करता है, ठीक है। वो आपको मतलब चार्ज करने वाला दिया कि वो उसको चाहिए होते हैं ये नंबर वगैरह ना। तो नंबर प्रोवाइड करने के लिए आप ये है कि आप 7.5% वाला जो VAT है ये आप करवा लें रजिस्टर्ड। अच्छा, जब आप यूके से सोर्सिंग कर रहे हैं या आप चाइना से कर रहे हैं सोर्सिंग, तो यूके में आप अगर आपका सप्लायर है तो आपको VAT पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाइना सोर्सिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको फिर VAT पे नहीं करना होता, ठीक हो गया।
तो ये था वीएटी के हवाले से कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है और आपको पर यूनिट के ऊपर किस तरीके से वीएटी पे करना है, ठीक है। तो ये था टैक्स के हवाले से कि ये यूएसए और यूके में किस तरीके से चीज़ें प्रोसीड करती हैं टैक्स के हवाले से। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पहले मुझे बता दें प्लीज़। कोई नहीं सर, ठीक। जी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा फर्दर ये था टैक्स के हवाले से। उसके अलावा फर्दर देख लेते हैं कि अमेजोन का जो सेलर सेंटर है ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं और कौन से टैब्स में आपने क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। सो चलते हैं अमेजोन के अकाउंट के ऊपर और यहाँ पे ये आपको सेलर सेंटर नज़र आ रहा है अमेजोन का? हाँ जी, आ रहा है। जी ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे ये होता है कि जब सबसे पहले आ रहा है कैटलॉग, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऐड अ प्रोडक्ट और दूसरा होता है कंप्लीट योर ड्राफ्ट। अच्छा, ऐड अ प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। अगर आपने होलसेल के लिए प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, या पीएल के लिए करना है, तो वो यहाँ पे आप ऐड अ प्रोडक्ट करते हो। और ऐड अ प्रोडक्ट करने के बाद अगर आप होलसेल के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आप एस इनपुट कर दोगे, और अगर आप पीएल के लिए कर रहे हो तो आपने सिलेक्ट करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, ठीक है। ये पीएल के लिए होता है, पीएल का प्रोडक्ट ऐड करते वक्त। तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा। अब यहाँ पे आपने चेक करनी है कि आपकी प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरीज है, ठीक है। जहाँ पे आप कैटेगरीज सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी कर लेते हैं, ये किचन कर लेते हैं, और इसके अलावा ये यहाँ पे नहीं होगी, ये सारी इंडिकेटेड है। अच्छा, एक मिनट ऑफिस में कर लेते हैं। जहाँ पे आप जो भी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज होंगी वो आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद ये आपको नेक्स्ट जगह पे लेके आएगा, वहाँ पे आपने सारा कुछ अपना यूपीसी पुट करना होता है। ये यूपीसी प्रोडक्ट आईडी, यहाँ से यूपीसी सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। फर्दर जो भी प्रोडक्ट का नेम होगा, ब्रांड का नेम, सारा कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल में होती हैं प्राइवेट लेवल में। सो ये आप पुट करोगे, उसके बाद ऑफर में आप जाके ऑफर पुट करेंगे आप, और आप इसको सेव कर दोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है, इस तरीके से आप पीएल का प्रोडक्ट ऐड करते हैं। और इसमें जो कैटलॉग में दूसरा ऑप्शन है क्लेम कंप्लीट योर ड्राफ्ट, ये है कि जब आप, जैसे हमने अभी किया है, मतलब हमने प्रोडक्ट ऐड किया लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। तो इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये आपको उन्हीं पेज पे ले जाता है जहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे और उसके बाद आपने उसको दरमियान में छोड़ देता, कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ पे कंप्लीट ड्राफ्ट में जाके आप उन प्रोडक्ट को जो आपने ऐड कर रहे थे और आपने उनको कंप्लीट नहीं किया, आप उनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इन्वेंट्री का टैब। अब यहाँ पे होती है कि आपने इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है। आप मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री में आके मैनेज इन्वेंट्री पे आएंगे तो ये आपको तमाम लिस्टिंग दिखा रहा है, आपके अकाउंट में जितनी भी लिस्टिंग लगी हुई है, ठीक है, वो आपको तमाम दिखा रहा है, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे अगर आपने प्राइस इसकी अपडेट करनी है, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, ये इसके आपको प्राइस, शिपिंग प्राइस बता रहा है, सारा कुछ डिटेल बता रहा है, और आपको बता रहा है ये जो अवेलेबल है इसमें ये है कि ये ज़ीरो अवेलेबल है, कुछ भी इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ पे आके इसमें जो प्राइस अपलोड करनी होती है वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप इसको एडिट कर दो, ठीक है। और ये आपकी स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। ये आपकी जो प्राइस आपने रखनी है वो यहाँ पे आप आके इसको चेंज करोगे, और चेंज करने के बाद ये स्टैंडर्ड प्राइस में, ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्राइस में आप प्राइस चेंज करोगे, और क्या करोगे, नीचे आके सेव एंड फिनिश कर दोगे, तो आपकी जो भी प्राइस है वो चेंज हो जाएगी। करना कैसे, आपने आपने इन्वेंट्री में आकर दोबारा आप आए मैनेज इन्वेंट्री में, वहाँ पे आपने जो जिस प्रोडक्ट की भी प्राइस चेंज करनी है बाय बॉक्स के हवाले से, ठीक है, आप जो भी लग रही है कि जो भी विनिंग प्राइस है, आप एडिट करोगे। एडिट करने के बाद ये आपको यहाँ पे ले आएगा इस पेज के ऊपर। यहाँ पे ऑफर के टाइम में आके जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसके ऊपर आप आकर चेंज करते हो तो आपकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे चेंज करने के बाद सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी जो प्राइस है वो कर देगा चेंज। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आ रहा है सेल प्राइस, ठीक है। अब सेल प्राइस का मतलब क्या होता है कि अभी आपकी फर्स्ट करंट लगी हुई है 7.99, और आप चाहते हैं कि 2 दिन तक मेरी प्राइस जो है वो 7.99 से नीचे आके ये या ऊपर जाके जो भी आपकी मतलब डिज़ायर है
आप इसको कर दो कि ये मतलब 6.5 कर दो आप, ठीक है, कि आप 6.5 पे आके आप 2 दिन के लिए इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, ठीक है। तो होगा क्या कि आप यहाँ पे 6.5 लिखोगे और उसके बाद सेल स्टार्ट, जिस दिन से आपकी सेल स्टार्ट हो रही है और जितने दिन तक आप इसको रखना चाहते हो, ठीक है, स्टार्ट सेल स्टार्ट डेट और सेल एंड डेट, ठीक है, आप ये पुट कर दोगे और उसके बाद सेव एंड फिनिश कर देंगे। ये यहाँ पे कर भी लेते हैं, तो ये देखें, ठीक है, ये आपने कर दिया। तो ये आपकी जितनी डेट आपने रखी है स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, उस हिसाब से आपकी सेल लग जाएगी। मतलब ये होगा कि उस दिन तक आपका जो प्राइस है वो ये रहेगी और उसके बाद चेंज होगी, ऑटोमेटिकली आपकी ये प्राइस आ जाएगी। अब आपने ज़्यादा करनी है या कम करनी है, वहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इस तरीके से आपकी हो गई यहाँ पे प्राइस चेंज। इन्वेंट्री में आके यहाँ पे आप चेक कर लेते हो इन्वेंट्री में आके कि आपके कौन सी इन्वेंट्री के कौन सी वेरिएशन के कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पे इसका 0 अवेलेबल है, ठीक है, इसका भी 0 अवेलेबल है। तो और इस तरीके से आपकी इन्वेंट्री आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये होता है कि मैनेज एफबीए इन्वेंट्री। अब यहाँ पे जो इन्वेंट्री आपको शो कर रहा है इसमें एफबीए और एफबीएम दोनों शो करता है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे आके मैनेज एफबीए इन्वेंट्री करते हो तो यहाँ पे आपको सब वो दिखाएगा जो कि सिर्फ एफबीए वाले होंगे। और उसमें फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाला जो होता है एफबीएम, वो इंक्लूडेड नहीं होगा, जस्ट एफबीए वाले वहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। उसके बाद इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, इसको आप ओपन करके चेक कर लेते हैं। लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड, तो यहाँ पे अमेजोन जो है लिस्टिंग अप्रूव करने के लिए ना आपको क्या करता है, कुछ रिकमेंडेशन दे रहा होता है। मतलब ये कहता है कि आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर दें, आप एबीसी कंटेंट यूज़ कर लें, आप सेल लगा दें, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इम्प्रूव योर लिस्टिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखें अभी अमेजोन ने 0 रिकमेंडेशन, ठीक है, अभी कोई अमेजोन की रिकमेंडेशन अब तक नहीं आई हुई। तो यहाँ पे क्या है कि अमेजोन आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट है जो आपकी स्लो सेल है, तो उसकी सेल हाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है इन्वेंट्री प्लानिंग, इसको देख लेते हैं। ये इन्वेंट्री प्लानिंग, इसमें यह हो कि आप के जितने भी एसएन लगे हुए हैं, अब ये आपको दिखा रहा है आईपीआई, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका मैजिक नंबर होता है 350 और उससे कम हो तो आपकी इन्वेंट्री के ऊपर लिमिटेशन होती हैं। तो अभी आईपीआई जो इस अकाउंट का है वो है 655, ठीक है। और एसकेयू टू रीस्टॉक टुडे यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 एसकेयू हैं, 2 आपकी मतलब प्रोडक्ट हैं, उनको रीस्टॉक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आके एक होता है टैब रीस्टॉक इन्वेंट्री का। अब यहाँ पे क्लिक करते हो रीस्टॉक इन्वेंट्री के ऊपर, तो ये आपको दिखा रहा होता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट के कितने कितने आप सेंड कर सकते हो। जैसे आपका ये शॉप कैलेंडर है, इसको आप 48 यूनिट्स अमेजोन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरों का ये अभी शो नहीं कर रहा, अभी ये इसका देखें कि आप 0 शो, अब 0 आप इसका कोई सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये दूसरी लिस्टिंग अभी एक्टिव नहीं है तो उनके लिए ये अभी तक आउट ऑफ स्टॉक बता रहे हैं, ठीक है। सो ये कि यहाँ से आप आके हर प्रोडक्ट का चेक कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट के लिए अमेजोन ने कितनी इन्वेंट्री अलाउ की हुई है, और यहाँ पे आके रीस्टॉक इन्वेंट्री में, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी कोई इन्वेंट्री है वो स्टैंडर्ड है तो वहाँ पे वो भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद एडा प्रोडक्ट, ये वही है जो जहाँ पे हम देख रहे थे एडा प्रोडक्ट इन्वेंट्री में भी एक होता है एडा प्रोडक्ट, ये आपको वहीं ले जाएगा कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड करना है। उसके बाद आता है एड प्रोडक्ट वाया अपलोड। अब ये क्या होता है कि जब आप सिंगल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो तब तो आप जाके ऐड अ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं। अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा 10 15 20 25 हैं, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जाके आप आओगे ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड पे, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे इस डैश में, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरीज है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है। जो भी जिस मार्केट में भी आप प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर ली। .com में आपने अकाउंट खोला हुआ है तो वो तो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। उसके अलावा और 2 मार्केट्स हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप आगे जनरेट टेम्पलेट करोगे, ठीक है। ये कि है कि जो भी अमेजोन अपनी
डिफ़ॉल्ट इसकी टेम्पलेट होती है वो आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा ये होता है कस्टम होता है कि आप जो यहाँ से टेम्पलेट जनरेट करना चाहते हो उसमें से कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो जो आप चाहते हो कि उस टेम्पलेट में हो वो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ऐड कर दो। इसने ऐड कर दी, बेसिक ये भी ऐड कर दी। उसके अलावा अगर यहाँ से कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रिमूव करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। जहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे और सिलेक्ट करने के बाद आप करोगे जनरेट टेम्पलेट, ठीक है? तो ये आपको टेम्पलेट जनरेट कर देगा। आपने टेम्पलेट जनरेट कर ली, जनरेट करने के बाद क्या होगा, आप उसमें अंदर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो भी आपकी मतलब वो चीज़ें रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, आपका एसकेयू होता है, आपका मतलब क्या होता है कि जो एसन होता है, ठीक है, वो आपको पुट करना होता है। कैटेगरी वहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है टेम्पलेट के अंदर, और वहाँ पे मेन इमेज लाजमी प्रोवाइड करना होता है। इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं वो आप वहाँ पे प्रोवाइड करोगे। और आपने जैसे आपने क्या कहते हैं आपने इम्प्रूव कर दी, अपडेट कर दी जो भी आपकी फ़ाइल जनरेट आपने यहाँ से की थी, तो यहाँ पे आओ, दोबारा यहीं पे आओगे और यहाँ पे अब आपने क्लिक करना है अपलोड योर इन्वेंटरी फाइल। पहले आपने डाउनलोड इन्वेंटरी फाइल किया था, वहाँ से आपने इन्वेंटरी की जो है वो डाउनलोड की थी। उसके अलावा जहाँ पे आ गया अपलोड इन्वेंटरी फाइल, तो यहाँ पे आने के बाद आपने इन्वेंटरी फाइल फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ये आपने यहीं रखनी है, ठीक है, यही आपने सेलेक्ट करनी है। चूज़ फाइल आप यहाँ से चूज़ करोगे और जाके अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल जो भी आपने बनाई थी वो आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और यहाँ आपने अगर वो एक्सेल में थी तो एक्सेल में आपने रखना है, और यहाँ पे आके आप अपना कोई भी मेल है वो दे दोगे, सेंड एन ईमेल अलर्ट, ठीक है। कि अगर आपकी इन्वेंट्री में कोई इशू है, जो आपने क्या कहते हैं फाइल अपलोड की उसमें कोई इशू है, तो अमेज़न आपको जो भी आप यहाँ पे क्या कहते हैं अपलोड करोगे अपनी ईमेल, उस हिसाब से अमेज़न आपको उस पे मेल कर देगा कि आपकी आप जो इन्वेंट्री की फ़ाइल आपने अपलोड किया है उसमें ये इश्यू है, तो काइंडली उसको सॉल्व कर दें। तो वो आप पुट करने के बाद अपलोड करोगे तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने डाउनलोड करनी है, यहाँ से अपलोड करनी है, और उसके बाद यहाँ पे एक टैब है मॉनिटर अपलोड स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये अपलोड हुई खड़ी है कुछ फाइल्स, तो जब आप अपलोड कर दोगे और क्या होता है कि उसके बाद उसमें कोई एरर है या नहीं, जो आपने इन्वेंट्री अपलोड की है उसमें आपने ये चेक करना है कि उसमें कोई एरर है या नहीं। तब क्या करोगे, डाउनलोड योर प्रोसेसिंग रिपोर्ट, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपकी रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर देगा, ठीक है। डाउनलोड आपकी वही फाइल करेगा जो आपने अपलोड कर दी है, लेकिन जब आप यहाँ पे डाउनलोड करेगा तो उसमें वो एरर मेंशन होंगे, अगर कोई वहाँ पे एरर्स हैं तो वो वहाँ पे मेंशन होंगे, ठीक है। तो वो उन एरर को आप दोबारा फिक्स करोगे, और फिक्स करने के बाद दोबारा अपलोड करेंगे तो वो दोबारा यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल प्रोडक्ट अगर आपने ऐड करने हो तो आपने आके ऐड अ प्रोडक्ट बाय अपलोड पे आके उसके बाद इन्वेंट्री फाइल, अपलोड योर फाइल और मॉनिटर, इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। सेल ग्लोबली में ये होता है कि आप अगर इंटरनेशनल लिस्टिंग, जैसे आप अभी सेल कर रहे हो यूएसए में और आप चाहते हो कि आप क्या कहते हैं मैक्सिको में सेल करें या क्या कहते हैं कनाडा में सेल करें, जो भी मार्केट इस अकाउंट के ऊपर अलाउड है, तो वहाँ पे आप सेल ग्लोबली करते हो और वहाँ पे फिर आपने ये करना होता है कि टारगेट मार्केट और ओरिजिन मार्केट आप सिलेक्ट करते हो, और आपकी लिस्टिंग अमेज़न जो है वो सर्व कर देता है कि दूसरी मार्केट में भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर वो ये कि मैनेज एफपीएस शिपमेंट्स, और एफपीएस शिपमेंट में आप इसको जो भी आपने शिपमेंट्स बनाई हैं उसको आप चेक करते हो कि उनका क्या सिनेरियो है, वो कहाँ तक पहुँची हुई है, ठीक है। अभी ये देखें यहाँ पे जो शिपमेंट बनी हुई थी ये सबका आ रहा है क्लोज्ड, मतलब ये है कि अमेज़न ने उनको क्या किया, हमने बनाई, अमेज़न ने उसको ट्रैक किया, रिसीव किया, उसके बाद रिजर्व में रखा, और अभी क्लोज्ड है, मतलब ये है कि अमेज़न ने उनको मुकम्मल तौर पे रिसीव कर लिया और अभी वो क्या कहते हैं सेल के लिए अवेलेबल है, ठीक है, हमारे ये सेल हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर आपने बनाई है तो वहाँ पे आपको कह रहा होता है कि आप ट्रैक कर सकते हो अपनी इन्वेंट्री को, ठीक है। इन्वेंट्री को ट्रैक इस तरीके से करना होता है कि आपने ट्रैक शिपमेंट पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि शिपमेंट क्रिएटेड 21 जून को शिपमेंट बनाई गई थी, उसके बाद ट्रांजिट में रही और 19 जून को क्लोज होता, मतलब 19 जून तक अमेज़न ने रिसीव भी कर लिया और रिसीव करने के बाद लाइव भी कर दिया और सेल के लिए अवेलेबल थी, ठीक है। सो यहाँ पे वो आपकी शिपमेंट आ गई। ट्रैक शिपमेंट में ये होता है कि आपके अमेज़न के जो लेबल नंबर था वो ये था, और कितने वेट क्या था, डायमेंशन क्या थी जो आपने इवेंट्री सेंड की थी, तो वो यहाँ पे आ रहा होता है। उसके बाद शिपमेंट कंटेंट ये है कि आपने क्या चीज़ें सेंड की थी, ठीक है। तो ये शार्प ग्राइंडर था और उसके 40 यूनिट हमने सेंड किए थे, तो ये वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने शिपमेंट कंटेंट में कि आपने क्या चीज़ शिप की थी और कितनी की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे चेक करनी होती है। उसके बाद अगर आप अपलोड करना चाहते हैं इमेज, पीएल में होता है ये कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए अपलोड करनी है इमेज तो वहाँ से कर सकते हैं।
अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। जब आप एडवर्टाइजिंग पीपीसी चला रहे होते हैं तो उस वक्त आपको अगर रिकॉर्ड है तो वो कर सकते हैं यहाँ से। और मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, तो ये प्रोडक्ट के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्राइसिंग का यही है कि जहाँ जो मैंने आपको बताया था आपके लिए रिक्वायर्ड है कि ऑटोमेटिक प्राइसिंग आपने किस तरीके से ऑटोमेटिक प्राइसिंग यूज़ करनी है। मैनेज ऑर्डर में ये होता है कि ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके आज के ऑर्डर कितने हैं मैनेज ऑर्डर में आके, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आप कर दोगे व्यू एफ ऑर्डर, अभी दिखा रहा है आपको FBM के ऑर्डर दिखा रहा है, आपने यहाँ पे कर लेना है व्यू FB ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा कि आपके ये किस तरीके कितने ऑर्डर हैं यहाँ पे। और अगर आपने ये चेक करना है कि किसी बंदे ने ख़रीद कर दोबारा कैंसिल कर दिया तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि किसी ने अगर कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आपको तमाम ऑर्डर दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितने ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं आपके, ठीक है, जो अभी तक ऑर्डर हुए हैं लेकिन अमेजोन ने अभी तक शिप नहीं किए, वो आपको पेंडिंग में यहाँ पे दिखा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑर्डर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं या और उसके बाद मैनेज रिटर्न, अगर आपको कोई रिटर्न आया तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में ये होता है कि आप ये आपको पीपीसी चलानी होती है, जब आप पीपीसी चलाते हो उस वक्त इसको यूज़ करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरीके से कैंपेन को सेटअप करना होता है। दूसरा A+ कंटेंट है, ये प्राइवेट लेवल में यूज़ होता है। वाइन ये भी प्राइवेट लेवल के लिए होता है, उसमें रिव्यूज़ बिल्डअप के लिए यूज़ होता है। और कूपन आपने यूज़ करना होता है अपने प्रोडक्ट में, होलसेल में आप यूज़ करते हो कूपन, ये मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरीके से सेटअप करना है कूपन को, ठीक है। ये आप यहाँ पे सेटअप करते हो। उसके बाद ये चीज़ें जो होती हैं ये प्राइवेट लेवल के लिए होती हैं, आपके जस्ट काम की यहाँ पे दो होते हैं, कैंपेन मैनेजर और कूपन्स, ठीक है। उसके बाद स्टोर्स, ये आपके स्टोर के मुताबिक होता है। ग्रोथ रिपोर्ट्स, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है रिपोर्ट्स, ठीक है। रिपोर्ट्स में आपने ये करना है कि आप कैलकुलेट करते हो मंथली बेसिस के ऊपर कि आपने इस मंथ कितनी सेल की, कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप रिपोर्ट पे आएंगे और रिपोर्ट पे आने के बाद पेमेंट्स पे इस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट के ऊपर आकर इसी मैं आपको अकाउंट में कुछ नहीं बता रहा हूँ जो आपके लिए होलसेल में रिक्वायर्ड है, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी प्राइवेट लेवल में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो होलसेल में जो अकाउंट में बहुत कम चीज़ें यूज़ होती हैं जो बस आपके काम की हैं, ठीक है। ओवरऑल डिटेल जो है ये पीपीसी में मैंने आपको बताया, काफ़ी चीज़ें हैं जो प्राइवेट लेवल के लिए यूज़ होती हैं। सो रिपोर्ट में आगे पेमेंट में आप आ गए। अब पेमेंट में जब आप आते हो तो ये आपको बता रहा है टोटल बैलेंस आपका, कि अब इस वक्त आपका बैलेंस अकाउंट में कितना खड़ा है, $48, ठीक है। फंड्स अवेलेबल, कि अभी आप कितना निकाल सकते हो, 0 0। ये क्या होता है, ये आपको बता रहा है कि ट्रांसफर ऑफ 48.25 स्केड्यूल्ड ऑन इनिशिएट ऑन 10/24, मतलब इस महीने की 24 तारीख को क्या होगा, जो फंड्स होंगे वो ये जो $48 ये स्टार्ट होगा। मतलब कहने का ये है कि अमेजोन जो है वो हर 15 दिन बाद आपके फंड्स को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और जो भी आपका फंड होता है वो प्रॉपर पूरा फंड आपको ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि कुछ जो होता है वो आप अपने पास रखता है। वो अपने पास इसलिए रखता है कि अगर आपका कोई रिफंड आ जाए बाद में तो वो उसको कस्टमर जो है उसको पैसे वापस कर सके, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है अमेज़न आप अपने पास रखता है, सारे का सारा आपको प्रोवाइड नहीं करता होता। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि इस वक्त 48 हैं और आप कितने निकाल सकते हो, 0, ठीक है। और उसके बाद यही यहाँ पे भी वही दिखा रहा है कि आपके 48 पड़े हैं, नेट प्रोसीड बिगिनिंग बैलेंस 48 पॉइंट। और यहाँ पे ये आप देख लोगे कि आपका कितना बैलेंस पड़ा है और कितना निकाल सकते हो यहाँ पे। दूसरा आता है ट्रांजैक्शन व्यू, ठीक है। यहाँ पे ये होती है मेन चीज़ जो आपका होती है ट्रांजैक्शन व्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है ट्रांजैक्शन टाइप, आपने यहाँ पे आल ही रखना है। इसमें क्या होगा कि अमेजोन आपको जितने भी आपके अकाउंट में अंदर काम हो रहे हैं, कहीं पे आपको चार्ज कर रहा है, कहीं पे आपको वापस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। कहाँ पे, ये डाउन पे आपको दिखा रहा है सारे का सारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप रिजल्ट पर पेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे आप अगर 20 कर दें तो ये आपको इसी पेज के ऊपर 20 दिखा रहा होगा ट्रांजेक्शन। अगर आप 50 करना चाहते हैं तो आपको 50 दिखा रहा होगा, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये आपको दिखा रहा है कि ट्रांजेक्शन टाइप क्या थी, मतलब ऑर्डर पेमेंट, ये देख लें ऑर्डर पेमेंट, उसकी आईडी आपको दिखा रहा है। अच्छा, किस प्रोडक्ट की ऑर्डर पेमेंट है, ये शार्प ग्राइंडर बेस्ट हर्ब एंड स्पाइस ग्राइंडर, ठीक है, ये उसकी ऑर्डर आईडी है। उसके बाद टोटल चार्ज कितने थे प्रोडक्ट के, 7.99। और प्रमोशनल उसमें जो कूपन लगा हुआ था वो 80 सेंट्स का था। अमेजोन की फीस थी वो 4.55 थी। तो टोटल जो अमेजोन ने आपको प्रोवाइड किया इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो कितना है, 2.64, ठीक है। इस जब ऑर्डर आया तो अमेजोन ने फीस चार्ज करने के बाद आपको कितना प्रोवाइड किया, 2.64। अब ये 2.64 है, ये आपका प्रॉफिट नहीं है,
ठीक है, आपने क्या करना है, आप इसको डाउनलोड करोगे। ठीक है, डाउनलोड इसको करते हैं यहाँ से, ये यहाँ पे आप पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पीरियड सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका पीरियड होगा उस हिसाब से अमेजोन आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट किया, ये आपको दिखा रहा है कि डाउनलोड का ऑप्शन एक्टिव हो गया है। अभी अगर दोबारा इसको ऑल करके अपडेट करते हैं तो एक मिनट, ये अभी ऑल के लिए नहीं दिखा रहा, कुछ पीरियड के लिए, जैसे यहाँ पे अगर इसको 10 से लेकर प्रेजेंट ओपन तक दिखा दें तो एक जस्ट आज की दिखा रहा है। ठीक है, और जब आपने क्या करना है, इस जो भी आपकी मंथली बेसिस के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है इसको। मंथली सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, कस्टम डेट रेंज। कस्टम डेट रेंज ये है कि आप इसको पुट कर दोगे कि भाई आज तक दिखा दे हमें, 10 तक 2 तक आपने वो डेट पुट करनी है जो आज की है, और फ्राम जब से आपको चाहिए। तो आप सितंबर 10 से लेकर अक्टूबर 10 तक आप ये आपने डेट पुट कर दी कस्टम रेंज। ठीक है, और ये आप अभी इसको अपडेट करोगे तो ये आपको 1 महीने की रिपोर्ट दिखा देगा कि ये भैया आपकी 1 महीने की रिपोर्ट है। ठीक है, अभी 1 महीने की रिपोर्ट जो भी आपकी मतलब सेल जितनी भी हुई है, जो भी आपसे उसने चार्ज किए हैं, जो भी वापस प्रोवाइड किए हैं, वो आपको प्रोवाइड कर या बता देता है, आप इसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, डाउनलोड आपने इसको सेव कर लिया। अभी इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको एंड पे दिखा रहा है, ये क्या है कि आपका प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा एंड में टोटल में, वो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आप इसको ओपन करोगे फाइल को। ठीक है, और फाइल को ओपन करने के बाद इसमें आपने मजीद 2 कॉलम ऐड करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिखा रहा है, अब इसके आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने पुट करनी है बाइंग कॉस्ट। सर स्क्रीन स्टक हो गई। मैं कर लेता हूँ एक मिनट। यहाँ पे अपने बाइंग कॉस्ट जो है वो पुट कर देनी है। अभी नजर आ रही है आपको स्क्रीन हाँ एक्सेल जी, की, अभी कोई शो नहीं हो रही? हो रही है शो अब। जी ठीक है, यहाँ पे आपने कॉलम ऐड कर देना है, उस फाइल को आपने डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपने एक और कॉलम ऐड करना है, वो होगा बाइंग कॉस्ट का। ठीक है, आपने यहाँ बाइंग कॉस्ट ऐड कर दिया, और उसके बाद आपने क्या किया, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्ज करें ये ऑर्डर था, ऑर्डर में आप को दिखा रहा है कि भाई आपको ये मैंने पे कर दिए। अब यहाँ पे आप पुट करोगे कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी बाइंग कॉस्ट कितनी है। अब बाइंग कॉस्ट में क्या आएगा, बाइंग कॉस्ट में आएगा आपका प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपके सप्लायर ने आपसे चार्ज की है, और उसके बाद अगर प्रेप सेंटर उसको लेके जाना पड़ा या कुछ इस तरीके से उसको प्रेप करवाना पड़ा, तो उसकी कॉस्ट मिलाकर यहाँ पे आप बाइंग कॉस्ट क्या करोगे, मैन्युफैक्चरर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर कॉस्ट प्लस आपकी प्रेप की कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है, और पुट करने के बाद फिर आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा कि आपने एक सेल के अगेंस्ट आपकी कितने अमेजोन ने आपको प्रोवाइड किए, कितने आपकी बाइंग कॉस्ट थी, और नेट प्रॉफिट जो है वो आपका तब निकल के आएगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने हर महीने के एंड पे अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है कि क्या आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन थी किसी भी मतलब प्रोडक्ट की सेल के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपने यूज़ करनी है प्रॉफिट कैलकुलेशन के हवाले से, और इस तरीके से रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करनी है। तो ये था आपके क्या कहते हैं रिपोर्ट के हवाले से। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स ये भी तकरीबन सेम ही होता है, इस हवाले से इसको भी देख लेते हैं। ये भी वही, ये आपको टोटल दिखा रहा है, मतलब 10 तारीख को 1 महीने की ना, ये आपके कितना बिलियन बैलेंस था, कितनी सेल हुई, कितना रिफंड हुआ, ये आपको टोटल दिखा रहा है। मतलब ओवरऑल पर मंथ के हिसाब से होता है कि कितनी आपने इस हिसाब से ये देखें, 9वें महीने की 26 तारीख से 10 महीने की 10 तारीख तक दिखा रहा है, फिर आपको 12वें की तकरीबन 15 दिन के हिसाब से आपको दिखा रहा होता है यहाँ पे। टोटल 15 दिन में आपके अकाउंट ने क्या परफॉर्मेंस की, क्या सीन था, सेल कितनी हुई, रिफंड कितना हुआ, एक्सपेंसेस क्या थे, अदर क्या आते हैं, टोटल जो आपके पास आपको मिले हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो ये आपको 15 दिन के हिसाब से दिखा रहा होता है। आप यहाँ पे डेट को चेंज भी कर सकते हैं, और पर मंथ या वीकली बेसिस के ऊपर भी देख सकते हैं। तो
ये हो गया। उसके बाद डिस्बर्समेंट। अब ये क्या होता है, इसमें ये होगा कि आपकी पेमेंट के स्केड्यूल की, आपको पेमेंट कब कब अमेजोन ने दी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसने $13 पे किया मुझे, तो ये 13.8 दिखा रहा है। पेमेंट स्टार्ट कब हुई थी, चौथे महीने की 7 तारीख को स्टार्ट हुई थी, 2021 को प्रोसेसिंग हुई। उसके बाद बैंक में सेंड की गई, बैंक ने इसको एक्नॉलेज किया, और कब मुझे मिल गई, कितनी मिल गई, 13.87। तो जी यहाँ पे आपकी सारी पेमेंट्स के हिसाब होता है कि अमेजोन ने कब आपको किस डेट को और कितनी पेमेंट आपको सेंड की, और आपने कब रिसीव की और कितनी रिसीव की। तो ये पे आपका आ रहा होता है। जो चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं वो ये थी इस रिपोर्ट के सेक्शन में। ठीक है, आपने प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट करना है, और बाकी चीज़ें जो आपने मतलब पेमेंट के बाद देखनी है कि आपकी कितनी पेमेंट है और कितनी अभी आप निकाल सकते हो, वो अब यहाँ पे आ गया आपका स्टेटमेंट व्यू में। टोटल बैलेंस, यहाँ पे जो फंड्स अवेलेबल होंगे वो ठीक हो गया। तो ये था आपका। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है कि आपने अमेज़ॉन के साथ किस तरीके से केस ओपन करने हैं। ठीक है, अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आओगे, आपका जो सेल सेंटर है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे हेल्प का बटन नजर आ रहा है आपको, हेल्प का। तो आप हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, हेल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बिल्कुल डाउन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि नीड मोर हेल्प। ठीक है, गेट सपोर्ट। आपने गेट सपोर्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सेलिंग ऑन अमेजोन। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद अभी आपने यहाँ पे क्या करना है, एक तो आप कोई भी अगर आपका इशू है तो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे अगर कोई एक एरर होता है, एरर 5665, आप वो लिखोगे और इसको कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि ये जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं प्राइवेट लेवल में, तो उस वक्त ये आ रहा होता है एरर, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि क्या होता है, ट्रबल एडिंग प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करोगे और उसके बाद फर्दर मूव करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आप अपना मुझे एसन प्रोवाइड करो। आप एसन प्रोवाइड करोगे और वो आपको यहाँ पे क्या होगा, इशू आपका बता देगा। अगर नहीं बता रहा इशू यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक केस ओपन करके दे देगा। ठीक है, क्रिएट अ केस, ये आपका यहाँ पे ओपन करेगा। ठीक है, इसमें आप क्या होगा कि आप एक अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, आपने कॉन्टैक्ट ऑफ रीजन आपने यहाँ पे दे देना, कोई भी आपका इशू आ रहा हो आपने उस हिसाब से यहाँ पे इशू सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अटैचमेंट ऐड कर देनी है, जो भी आपने टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, जो भी आपने ऐड किया हुआ है। ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर दोगे। यहाँ पे आप ईमेल ऐड कर दोगे, जिस ईमेल के ऊपर आप चाहते हो कि अमेज़न आपको रिप्लाई करे, आपने वो ईमेल यहाँ पुट कर देनी है और इसको सेंड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका इशू तक पहुंच जाएगा, और आपको फ़ौरन एक मेल मिलेगी कि आप रिसीव, आपको सेंड करेगा मेल, उस मेल के ऊपर जो आपने सेंड यहाँ पे पुट की थी कि हमने आपका इशू रिसीव कर लिया है और जल्द ही आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो सोल्यूशन जो होता है ये तकरीबन 12 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर देते हैं आपके इशू के रिलेटेड। ठीक हो गया, एक तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इशू आपने पुट किया और आपको मतलब क्या है कि इसने बता दिया। दूसरा क्या होता है, आपने यहाँ इस पेज पे आए तो यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा है और ब्राउज फॉर योर इशू इन द मेन्यू। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, ये भी इश्यूज हैं, जैसे कस्टमर और नॉन FBA ऑर्डर्स। यहाँ पे अगर आपका कोई इशू है A to Z क्लेम के वाले से, आप यहाँ पे उसको ओपन कर लोगे। जैसे अगर इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या दिखाता है, ये देखें, ये कहता है कि आप इंटर ऑर्डर आईडी, आप यहाँ पे जिस ऑर्डर के साथ आपको इशू है वो उस ऑर्डर की आईडी आप यहाँ पे पोर्ट करोगे। ठीक है, और नेक्स्ट करोगे तो आपको वहाँ पे इसका सोल्यूशन देगा। चार्ज बैक इशू है तो उसका भी सेम तरीके से होगा। रिक्वेस्ट कस्टमर फीडबैक रिमूवल, मतलब आपके जैसे मैंने आपको बताया था कि कस्टमर ने फीडबैक दिया आपको। ठीक है, होलसेल में कस्टमर ने आपको फीडबैक दिया। अब हुआ ये कि उसने फीडबैक में प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ लिख दिया। अब आपका तो प्रोडक्ट के रिलेटेड हवाले से कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि आप FBA होलसेल कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आओगे आप। ठीक है, कस्टमर रिक्वेस्ट कस्टमर फीडबैक रिमूवल पे ये आपने सेलेक्ट किया, तो ये आपको सारा कुछ बता रहा है कि अमेजोन ओनली रिमूव फीडबैक विद इन द फॉलोइंग केसेस। कि जो फीडबैक है इंक्लूड ऑप्शन लैंग्वेज, अगर कस्टमर ने गलत लैंग्वेज यूज़ की है। फीडबैक इंक्लूड सेल स्पेसिफिक पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, अगर मतलब सेलर की स्पेसिफिक कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसमें है फीडबैक में। इंटायर फीडबैक कमेंट इज अबाउट प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है, अगर जो आपका फीडबैक है वो सारा का सारा प्रोडक्ट के रिव्यू के बराबर के लिए है, तो फिर आप अमेजोन उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है,
Amazon will strike through feedback in the following case. Their feedback comment is regarding fulfillment or customer service. अच्छा, Amazon उसको क्या करेगा, स्ट्राइक थ्रू करेगा आपके फीडबैक को अगर वो कस्टमर सर्विस के रिलेटेड है, जब कि आप FBA कर रहे हो और आपका जो भी मतलब फीडबैक आया वो कस्टमर सर्विस के हवाले से है, तो वो Amazon उसको कर देगा, ठीक है। इंटायर फीडबैक कमेंट इज क्लोज स्लोली रिलेट टू द डिलेड और नॉट रिसीव पैकेज। मतलब आप FBA कर रहे हो और जो कमेंट है, ठीक है, वो क्या है, जो आपका कमेंट है वो इसलिए है कि प्रोडक्ट है वो डिले हो गया था। अब डिले तो अमेजोन की वजह से हुआ क्योंकि आप FBA कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये इसको यूज़ कर लोगे, अमेजोन उसको भी रिमूव कर देगा। टू मैनेज आर रिक्वेस्ट रिमूवल ऑफ फीडबैक। अब मैनेज रिक्वेस्ट रिमूवल के फीडबैक को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, फीडबैक मैनेजर के ऊपर आप जाओगे, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करोगे और ये आपको अगले पेज के ऊपर लेके आएगा। यहाँ पे जो भी आपको लगता है कि गलत है उसको आप चूज करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप करोगे रिक्वेस्ट रिमूवल, ठीक है, तो वो फिर आपसे आगे रीजन मांगेगा और रीजन मांगने के बाद उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर जो भी आपका फीडबैक आपने रिमूव करवाना, तो आप यहाँ पे पोस्ट पब्लिक रिप्लाई और रिक्वेस्ट रिमूवल, तो आप रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करोगे तो वो जो है आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या कहते हैं अपना जो फीडबैक होता है उसको रिमूव करवाने होते हैं। उसके अलावा क्या होगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग या इन्वेंट्री के बाद। अब ये क्या है, ये आपका सारा का सारा जो होता है ये प्राइवेट लेबल के हवाले से, ठीक है। हाँ, अगर आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं है तो आप यहाँ पे आके आपने लिस्टिंग एक्टिव की, ठीक है, अपना प्रोडक्ट ऐड किया सही तरीके से और एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे आके आप लिस्टिंग नॉट एक्टिव के यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको इसके प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब यहाँ पे आप आपसे मांगेगा एसन, ठीक है, एसन मांगेगा, आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का एसन इसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि अगर सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपने क्या करना, वही दोबारा कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पे आगे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये अगला पेज खोलेगा। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप जो भी आपका इशू है वो डिटेल में बताओ, आप डिटेल में बताओगे आपका अपना इशू। लैंग्वेज रीज़न आपने यहाँ पे अगर सही सिलेक्ट हुआ तो ठीक है, तो आप इसको रिमूव करके अपने हिसाब से रीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश आपने सेलेक्ट की हुई है पहले से, ऐसे अपना पुट कर दोगे जो भी इस एसन के लिए इशू है, ठीक है, यहाँ ईमेल पुट कर देंगे और सेंड कर देंगे, तो आपका ये भी जो है वो सेंड कर देगा, ठीक हो गया। उसके अलावा सेलर फुलफिल प्राइम एंड सेम डिलीवरी, ये आपके रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मार्केट प्लेस B2B वे वैसे नहीं होता। अच्छा, अकाउंट के हवाले से अगर कोई इशू है तो आप यहाँ पे आके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि री इंस्टेट योर अकाउंट, अगर आपका अकाउंट डीएक्टिव हो गया, अपडेट क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अगर आपने अपडेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। आप अपने चार्ज की जो भी अपने इन्फॉर्मेशन होती है, आप जो डिपॉजिट मेथड आप पुट करते हो, अगर आपने उसको चेंज करना तो यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। अपडेट बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने बैंक दिया हुआ अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। जो भी पेमेंट्स के हवाले से अगर आपका इशू है तो यहाँ से मतलब अमेजोन ने आपको पेमेंट आधी दी है या अमेजोन की पेमेंट है वो रिसीव नहीं हो रही या इस तरीके से कोई इशू है तो वो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो उसको। अकाउंट के रिलेटेड कोई और इशू है तो वो आप अदर अकाउंट इशू में जाते हो। अकाउंट फीस जो है, अगर आप ने मतलब ये होता है कि जब आप स्टार्टिंग में कोई अकाउंट ओपन करते हो तो वो आप अमेजोन आपसे 39.99 चार्ज करता है, ठीक है। अभी आपने ओपन किया, आपने चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद ये होगा कि अगर आप चाहते हो कि आप फिलहाल सेलिंग नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे आके अमेजोन से वो फीस वापस ले सकते हैं। और क्या होगा, आप पहले अपने अकाउंट को इंडिविजुअल पे अपडेट करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल पे अपडेट इस तरीके से करना है कि पहले आपका होगा प्रोफेशनल, प्रोफेशनल को आप अपडेट करोगे इंडिविजुअल पे और उसके बाद आपने केस फाइल करना है कि मुझे फीस वापस चाहिए, ठीक है। तो वो आपको फीस वापस कर देगा और आपको सेलिंग मतलब जो है वो प्रॉपरली अलाउ नहीं करेगा। तो फिर आप जो जब आप सेलिंग मूड ऑन हो आपका, आप सेलिंग करना चाहते हो तो आप उसको अकाउंट को अपडेट कर देंगे प्रोफेशनल के ऊपर और उसके बाद जो है आपसे चार्ज भी कर लेगा और आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट हेल्थ और परफॉर्मेंस पैरामीटर के हवाले से इशू है जो आपको हेल्थ में नज़र आ रहे होते हैं यहाँ पे ऊपर, ये है अकाउंट हेल्थ फीडबैक इस तरह से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपको कोई इशू है पैरामीटर को समझ नहीं आ रही तो आप केस ओपन करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। डील्स कूपन, अगर आपका कूपन वगैरह एक्टिव नहीं हो रहे, ठीक है, डील्स आपकी बेसिकली हम होलसेल में कूपन यूज़ करते हैं, सो अगर आपकी कूपन्स वगैरह एक्टिव नहीं हो रहे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, ठीक है, शो नहीं हो रहे वहाँ पेज के ऊपर, तो आप अमेजोन से यहाँ पे इनके रिलेटेड आप क्या करते हैं क्वेश्चन कर सकते हो, केस ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी। अगर इसके अलावा कोई और फर्दर इशू है, अदर इशू पे नेक्स्ट जैसे टैक्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, लिस्टिंग के हवाले से कोई भी इशू है तो यहाँ पे आप आके उसको डिस्कस कर सकते हैं अमेजोन के साथ। तो केस ओपन इस तरीके से किया जाता है अमेजोन के साथ। आपने प्रॉफिट मार्जिन वगैरह पेमेंट से इस तरह से निकालना होता है, ठीक है। उस तरीके उसके बाद ये होगा कि प्राइसिंग आपने इस तरीके से चेक करनी होती है।
इन्वेंट्री आपने यहाँ से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने इस टाइप को यूज़ करना है। ये आपको पहले से पता है कि कैटलॉग में ऐड अ प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और कंप्लीट ड्राफ्ट वो होता है कि अगर आपने मतलब कोई न्यू अकाउंट प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे और उसको आपने दरमियान में छोड़ दिया, तो उसका आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। बाकी ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, ये जब ओपन करते हो तो जो यहाँ पे लिखा होता है ना अमेजोन सेलर सेंटर, ये ब्लैक में, इसको आप क्लिक करते हो तो ये आपको इस डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है कि टुडे सेल्स कितनी है आपकी, ठीक है, आज की सेल कितनी है। अगर किसी ने बायर ने को किया है मैसेज तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। बाय बॉक्स कितने परसेंट आपने विन किया है वो आपको परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा होगा। टोटल आपका बैलेंस कितना है वो आपको ये भी दिखा रहा है। आईपीआई आपका कितना है, जिसके ऊपर आपकी इन्वेंट्री कितनी आपको अमेज़न अलाउ करता है वो यहाँ पे दिखा रहा होता है। सो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैजिक नंबर आपको बताया था कि आईपीआई का 350 होता है। अगर आपका आईपीआई 350 से कम है सो आपको इन्वेंट्री प्रॉपर अलाउ नहीं होगी। अगर उससे ऊपर है तो फिर आपको इन्वेंट्री ज़्यादा अलाउ करते हैं अमेज़न। ठीक है। ओपन ऑर्डर ये है कि अमेज़न ने ओपन ऑर्डर से बता दिया कि कितने ऑर्डर आए हुए हैं जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपको मतलब ये देखें, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो कर रहा है कि इस प्रोडक्ट को आप रीस्टॉक कर लें। तो रीस्टॉक करने के लिए यहाँ पे जाएंगे तो ये फिर आपको शिपमेंट पे ले जाएगा और फिर आपको शिपमेंट बनानी पड़ेगी और न्यू इन्वेंट्री आप सेंड कर दोगे इसको। ठीक है। तो ये था अमेज़न के हवाले से कि किस तरीके से इसका डैशबोर्ड होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर आपने अभी यूएस में बैठे हैं, अगर आपने कनाडा मार्केट में जाना है तो आप यहाँ पे सिंपली आगे क्लिक करोगे कनाडा के ऊपर, ठीक है, तो ये आपको ले जाएगा कैनेडियन मार्केट में। तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल बैलेंस आपने $60 है। आईपीओ का भी सेम है और बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आना है मैक्सिको में तो आप मैक्सिको सिलेक्ट कर लोगे। तो इस तरीके से होता है अमेज़न का डैशबोर्ड। ठीक है। ये हो गया अमेज़न के डैशबोर्ड के हवाले से कि किस तरीके से कुछ आपने यूज़ करना है। टैक्स तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से टैक्स होते हैं। तो फर्दर इसके अलावा क्या है, अच्छा, तो ये था हमारा कि किस तरीके से आपने अमेज़न के बिजनेस के हवाले से। अभी ये है कि अगर आप एज ए वीए काम करते हो तो आपने किस तरीके से अपने क्लाइंट ढूंढने हैं। ठीक है। मैं आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, एक मिनट। अभी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर, नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है कि हाउ टू गेट अ जॉब एज ए वीए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप फाइवर, अपवर्क, गुरु, पीपल पर आर, इसके ऊपर आपने अपने अकाउंट बनाने हैं। ठीक है। ये फ्रीलांसर्स के लिए प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अपने गिग बनाते हो, अकाउंट बनाते हो और उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करके उसको रैंक करवाना होता है। ठीक है। और उसके बाद जब आप रैंक हो जाओगे कीवर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है, वो प्रॉपर एक वे होता है। और उसके बाद क्या होता है कि फाइवर के ऊपर आपने रैंक करवानी होती है। अपवर्क के ऊपर ये होता है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट आए पड़े होते हैं उन पर बिडिंग करनी होती है। ठीक है। सो इस तरीके से आपने इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। जबकि जब फेसबुक है, फेसबुक एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से क्लाइंट ढूंढने के लिए यूज़ करते हो। फेसबुक को आपने यूज़ तरीके से करना है कि आपने अपनी एक स्पेशल आईडी बनानी है। जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं वो आईडी ना हो, बल्कि ये है कि उसमें आपने अपनी एक प्रोफेशनल तस्वीर लगानी है। प्रोफाइल आईडी पे जो ठीक है पिक होती है वो अपनी प्रोफेशनल लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो तस्वीर होती है उसके बिल्कुल डाउन पे जब आप अपनी प्रोफाइल ओपन करते हो ना, तो वहाँ पे आपकी जो डीपी होती है, डीपी के बिल्कुल डाउन पे एक सेंटेंस लिखा होता है। ठीक है। आपने उसको अपडेट करना है और वहाँ पे अपनी जो भी आपकी स्पेशल जिसमें आपने जो भी काम मतलब पीपीसी है, अमेजोन होलसेल है, पीएल है, सोर्सिंग है, हंटिंग, जो जिस काम में भी आप मतलब स्पेशलाइज हैं आप, ठीक है, जो काम आप बेहतर तरीके से कर सकते हो वहाँ पे आपने पुट कर देना है। ठीक है। कि मेरा ये अकाउंट है, मतलब सॉरी, मैं इस काम में प्रोफेशनल हूँ। आपकी प्रोफेशनल तस्वीर उसमें आ गई। आपका नीचे बिल्कुल डीपी के डाउन पे आपका आ गया कि आप एक्सपर्ट इन होलसेल, एक्सपर्ट इन प्राइवेट लेबल, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपने उसके पोस्टिंग जो उसके ऊपर है वो भी आपने सारी अमेजोन के हवाले से करनी है। उसका वैसे यूज़ नहीं करना कि आप मतलब दूसरी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। आपने प्रॉपर उसको यूज़ करना है कि आप अमेजोन के हवाले से ही चीज़ें जो हैं वो अपलोड कर रहे हो। मतलब अमेजोन कोई अपडेट आ गई है, ठीक है, कोई भी काम है, मतलब आपको लगता है कि ये दूसरे लोगों को पता होना चाहिए, कोई न्यू चीज़ है, तो आपने उस पर वो अपडेट करते रहना है। या आप कहीं किसी और ग्रुप में हो
कोई पोस्ट पढ़ रहे हो जो कि मतलब इन्फॉर्मेटिव है, तो वो भी आपने शेयर कर देनी है, ठीक है। तो वो शेयर करोगे तो ये होगा कि आपके अकाउंट के ऊपर जब कोई नया बंदा आता है, ठीक है, तो वो उसको पढ़ता है, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करता है, ठीक है, तो वो उसको लगना चाहिए कि ये बंदा प्रोफेशनल है अमेज़न के हवाले से, ठीक है। तो उसको सारा कुछ आपने अमेज़न के हवाले से शो करना होता है। और उसके अलावा ये है कि आपने मैक्सिमम ग्रुप्स जो हैं उस आईडी पे आपने वो अमेज़न के सेलर्स के ही जो क्या कहते हैं, सारे आपने ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। सारे ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि लोग डिफरेंट उनके इश्यूज़ होते हैं और इश्यूज़ के हवाले से वो वहाँ पे मतलब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ठीक हो गया। सो आपने क्या करना है, प्रोफेशनल वे में उनको सारे के आंसर आपने कोशिश करनी है कि आप उनको आंसर करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जैसे आप आंसर करते हो और आप मार्केट में अवेलेबल रहते हो, आपका मतलब डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग आपकी नज़र आ रही होती है, आपके कमेंट नज़र आ रहे होते हैं, आपका नॉलेज आप शेयर कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो ये होता है कि आप फिर वहाँ से आपको क्लाइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्लाइंट मतलब ढूंढ रहे होते हैं, वीए प्रोफेशनल वीएस ढूंढ रहे होते हैं। तो ये होता है कि आपने फिर वहाँ पे क्या ना, आपको वो खुद ही आपको ट्रैक करते हैं, आपको पर्सनल मैसेज करते हैं कि उनको वीए चाहिए होलसेल के हवाले से, जो भी आपका आंसर आपको देखते हैं आपका, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आपको वो कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आपने फेसबुक की स्पेशल आईडी वैसे बनानी है, ठीक है, जो आप प्रोफेशनली प्रॉपर यूज़ करते हो, वो आपने इसलिए इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने न्यू आईडी को यूज़ करना है। और बनाने का तरीका जो भी होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कि आपकी प्रोफेशनल तस्वीर हो, अब आपने अबाउट में जाके आपने लिखना है कि आप कौन किस चीज़ में मतलब प्रोफेशनल है, और उसके बाद पोस्टिंग जो उस पे ऊपर करनी है आपने, वो सारी आपने अमेज़न के हवाले से करनी है। और दूसरा जो ग्रुप्स उस पे जॉइन करने हैं वो भी सारे के सारे अमेज़न के हवाले से ही हों, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप जॉब ढूँढ सकते हो अपनी एज़ ए वीए, अगर आप काम करना चाहते हो तो। बाकी अगर आप खुद सेल करना चाहते हैं तो वो ये था सारे का सारा प्रोसीजर, कि आपने किस तरीके से अमेज़न की अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद किस तरह हंटिंग करनी है, किस तरीके से सोर्सिंग करनी है, किस तरह शिपमेंट बनानी है, ठीक है, किस तरीके से बाय बॉक्स विन करना है, और किस तरीके से रिपोर्ट वगैरह जनरेट करनी है। ये सारा कुछ था इस कोर्स में, ठीक है। अभी जो कल की वीडियोस थी और जो आज की वीडियो है, पीपीटी फाइल मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा इसको, ठीक है। और इसके अलावा आप उस प्रोडक्ट उस जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप ऐड रहोगे, तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है किसी भी टाइम है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी ये था हमारा कोर्स होलसेल के हवाले से, फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू वेरी एंड, ठीक है। इसके ठीक बारे में अपना आपका जो भी फीडबैक है काइंडली आप लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप ग्रुप में ऐड रहेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पे आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको इन टाइम आपका आंसर कर दूँगा, ठीक हो गया। ठीक है सर। बाकी इसके अलावा नहीं, कोई आपकी सही समझ नहीं है, बड़ा अच्छा समझाया आपने हर चीज को। जी, बहुत शुक्रिया। आप काइंडली शेयर कर दीजिएगा फीडबैक अपना, ठीक है। बाकी मैंने अपने तरफ से जी, पूरी कोशिश की है कि आपको मैं सारी चीज़ें डीपली समझाऊँ कि आपको कहीं पे कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कहीं पे कन्फ्यूजन आ रही है तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं चलो आपको फ़ौरन अपडेट कर दूँगा वहाँ पे, ठीक हो गया। तो चलिए आज की क्लास आखिरी थी, ये भी एंड करते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।